दुनिया की तारीख में कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें वक्त की धूल ने छुपा लिया था। लेकिन जब ये पर्दे उठते हैं तो इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले यानी 1922 में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिंध के रेगिस्तान के नीचे एक ऐसी अजीमुशान दुनिया बसी है जो अपने वक्त से हजारों साल आगे थी। इसकी शुरुआत हुई एक इत्तेफाक से, जब भारत के मशहूर माहिर आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिस्ट R.D. बैनर्जी एक शिकार के दौरान इस इलाके में पहुंचे। उन्हें वहां कुछ ऐसे पत्थर और औजार मिले जो आम नहीं लग रहे थे। जब उन्होंने गहराई से जांच की तो उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी पुराने खंडहरात पर नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी पुरानी तहजीब की दहलीज पर खड़े हैं। ये जगह थी मोहेंजो-दारो, जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। लेकिन ये टीला मौत का नहीं बल्कि उस जमाने की सबसे बेहतरीन जिंदगी का सबूत था। जब पूरी दुनिया कच्चे घरों और पुराने तरीकों में जी रही थी, तब यहाँ के लोग पक्की ईंटों के 2 मंजिला मकानों में रह रहे थे। इनका दिमाग और इनकी प्लानिंग देखकर आज की इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। मोहेंजो-दारो सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो चमकता हुआ सितारा था जो उस दौर में मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बड़ा और कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता था। मोहेंजो-दारो की सबसे बड़ी खासियत थी इसका टाउन प्लानिंग। यहाँ की गलियां और रास्ते ऐसे बनाए गए थे जैसे आज के मॉडर्न शहरों में होते हैं। सारी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर काटती थीं, जो दिखाता है कि ये शहर इत्तेफाक से नहीं बसा था, बल्कि इसे बनाने से पहले पूरा नक्शा तैयार किया गया था। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियों का निजाम इतना बेहतरीन था कि हर घर की नाली एक बड़ी नाली से जुड़ी थी और वो शहर से बाहर निकल जाती थी। सफाई को लेकर उनका ये जुनून दिखाता है कि वो लोग सेहत और डिसिप्लिन को कितनी अहमियत देते थे। मोहेंजो-दारो की चौखट पर कदम रखते ही आपको 2 अलग हिस्से नजर आएंगे। एक अपर सिटी, जिसे सिटाडेल कहा जाता है, और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल वो जगह थी जहां शहर की सबसे अहम इमारतें बनी थीं। माना जाता है कि यहां शहर के बड़े अफसर या हुक्मरान रहा करते होंगे। इन इमारतों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा तालाब था जो लगभग 5000 साल पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे बिल्कुल वाटरप्रूफ बनाया गया था। उस दौर के लोगों ने ईंटों के बीच बिट्यूमेन यानी डांबर का इस्तेमाल किया ताकि पानी बाहर न निकल सके। ये देखकर हैरत होती है कि आज से हजारों साल पहले भी इंसान ने ऐसी टेक्निक ढूंढ ली थी जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। इस तालाब के पास ही एक बहुत बड़ा ग्रैनरी यानी अनाज जमा करने का गोडाउन मिला है। इसका साइज और बनावट बताती है कि मोहेंजो-दारो की हुकूमत अपने लोगों के लिए कितनी फिक्रमंद थी। वो बुरे वक्त या कहत यानी फैमिन के लिए पहले से ही अनाज जमा करके रखते थे। इस गोडाउन में हवा के गुजरने के लिए खास रास्ते बनाए गए थे ताकि अनाज खराब ना हो। इसके अलावा यहाँ एक बड़ा असेंबली हॉल भी मिला है जहाँ शायद शहर के अहम फैसले लिए जाते होंगे या कोई बड़ा त्योहार मनाया जाता होगा। ये सब देखकर लगता है कि ये लोग सिर्फ रहना ही नहीं बल्कि मिलजुल कर एक सिस्टम के तहत काम करना भी जानते थे। मोहेंजो-दारो की एक और हैरत अंगेज बात थी वहां मौजूद कुएं यानी वेल्स। सिर्फ शहर के उस छोटे से हिस्से में जो खोदकर निकाला गया है, वहां से 700 से ज्यादा कुएं मिले हैं। हर बड़े घर का अपना एक पर्सनल कुआं होता था, जो दिखाता है कि उन्हें पानी की अहमियत का कितना एहसास था। यहां तक कि उन्होंने पानी निकालने और नालियों के लिए लाइमस्टोन के पत्थरों का इस्तेमाल किया, जो बदबू को अपने अंदर जज्ब कर लेते थे। उनकी हर एक दीवार और हर एक मोड़ पर एक ऐसी प्लानिंग नजर आती है जो आज के दौर की बड़ी शहरों में भी मुश्किल से मिलती है। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं था, बल्कि इंसानी अक्ल का एक जिंदा शाहकार था। मोहेंजो-दारो के लोग सिर्फ अच्छे इंजीनियर ही नहीं बल्कि बेहतरीन ताजिर यानी ट्रेडर्स भी थे। उनका कारोबार सिर्फ अपने इलाके तक महदूद नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते हजारों मील दूर मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और मिस्र तक फैले हुए थे। पुरानी तारीखी लिखाइयों में इस इलाके को मेलुहा के नाम से पुकारा गया है। इराक की खुदाई में इंडस वैली की बनी हुई सील्स यानी थप्पे मिले हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि यहां से कपड़ा, कीमती पत्थर, कार्नेलियन और हाथी दांत का सामान बाहर भेजा जाता था। उनका बिजनेस सिस्टम इतना एडवांस था कि उन्होंने एक जैसे वेट्स यानी बाट बनाए हुए थे ताकि नाप तोल में कोई गलती ना हो। पूरी तहजीब में एक ही स्टैंडर्ड चलता था जो उनकी मजबूत इकोनॉमी को दिखाता है। लेकिन मोहेंजो-दारो का सबसे बड़ा राज उनकी स्क्रिप्ट यानी लिखाई है। उनकी दीवारों और सील्स पर ऐसे निशान और तस्वीरें मिली हैं जिन्हें आज तक कोई साइंटिस्ट पढ़ नहीं सका।
इनमें लगभग 400 से ज्यादा अलग तरह के निशान हैं, जो दिखते तो किसी कोड की तरह हैं, लेकिन उनका मतलब आज भी एक पहेली है। ये लोग अपनी बातें दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखते थे। अगर हम कभी इस जबान को समझ पाएं तो शायद हमें उनके धर्म, उनके कवानीन और उनकी सोच के बारे में वो बातें पता चलेंगी जो अभी तक पर्दाए गैब में हैं। अगर कला और फन की बात करें तो यहां से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्तिकारी और प्रीस्ट किंग का मुजस्समा दुनिया भर में मशहूर है। वो लोग सिर्फ जरूरत की चीजें ही नहीं बनाते थे, बल्कि उन्हें खूबसूरत भी बनाते थे। मट्टी के बर्तन हों, तांबे के आईने हों या मिट्टी से बने बच्चों के खिलौने, हर चीज में उनकी मेहनत और हुनर झलकता है। उनकी औरतें कीमती पत्थरों और सोने के जेवरात पहनती थीं, जो ये दिखाता है कि वो उस जमाने की एक खुशहाल और फैशनेबल सोसाइटी थी। ये लोग सुकून पसंद थे, क्योंकि खुदाई में तलवारें या ढाल जैसे बड़े हथियार नहीं मिले, जो इस बात की तरफ इशारा है कि वो जंग के बजाय अमन और तरक्की पर यकीन रखते थे। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में आता है वो ये है कि इतनी तरक्की याफ्ता और खुशहाल तहजीब आखिर गई कहां? मोहनजोदाड़ो का नाम मुर्दों का टीला क्यों पड़ा? जब यहां खुदाई हुई तो कुछ खास जगहों पर इंसानी ढांचों स्केलेटन्स के ढेर मिले। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनके सर गायब थे और कुछ जख्मी हालत में मिले, जैसे मौत ने उन्हें अचानक दबोचा हो। एक गली तो ऐसी है जिसे डेड मैन लेन कहा जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरे शहर से सिर्फ कुछ मुट्ठी भर स्केलेटन्स ही मिले हैं। इसका मतलब यह है कि शहर पर कोई एकदम से कयामत नहीं टूटी थी, बल्कि लोग धीरे धीरे इसे छोड़कर गए थे। इस शहर के खत्म होने के पीछे कई नजरिए हैं, थ्योरीज हैं। कुछ माहिर कहते हैं कि सिंध नदी, इंडस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिसकी वजह से खेती-बाड़ी तबाह हो गई और पानी की किल्लत ने लोगों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। कुछ का मानना है कि बार-बार आने वाले भयानक सैलाब, फ्लड्स ने शहर की बुनियादों को हिलाकर रख दिया था। एक और नजरिया ये भी है कि बाहर से आने वाले हमलावरों ने इस पुरअमन तहजीब को तबाह कर दिया। वजह जो भी रही हो, लेकिन ये साफ है कि मोहनजोदाड़ो के लोग किसी और दुनिया में नहीं गए, बल्कि वो सिंध और आसपास के इलाकों में बिखर गए, और आज का लोकल कल्चर उन्हीं की एक झलक है। आज भी जब हम सिंध की मशहूर अजरक या मिट्टी के खूबसूरत बर्तन देखते हैं तो हमें 5000 साल पुरानी मोहनजोदाड़ो की याद आती है। उनके बनाए हुए औजार और कारीगरी के तरीके आज भी हमारे देहातों में जिंदा हैं। मोहनजोदाड़ो का सिर्फ 10% हिस्सा ही